स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं प्राची आप लोगों का एनवायरनमेंट वीकली करंट अफेयर में बेहद स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है ये देखते हुए कि आपके प्रीलिम्स और मेंस में जो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सेगमेंट्स का वेटेज ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और ये जो सेगमेंट्स हैं इनको आप जो है सिलॉस में प्रिपेयर नहीं कर सकते, बल्कि एक इंटीग्रेटेड मैनर में इनकी पढ़ाई करना ज़रूरी है। तो ये जो साइंस एंड टेक वीकली करंट अफेयर है और एनवायरनमेंट वीकली करंट अफेयर है, इन दोनों प्रोग्राम को हर हफ्ते आप फॉलो कीजिए। इनकी पीडीएफ्स मैं शेयर कर देती हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, लिंक मैं आपको जो है वीडियो के एंड में दे दूंगी, और वहाँ से इसको रिवाइज कीजिए कंसिस्टेंटली। अगर आप इन प्रोग्राम्स को फॉलो करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन इस सेगमेंट की हो जाएगी। एंड इस सेगमेंट को हमने इस तरीके से डिज़ाइन किया है बेसिकली कि ना सिर्फ आप प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएं, बल्कि आपके मेंस की आंसर राइटिंग के लिए भी काफ़ी सारी कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाए, बल्कि कुछ एग्जाम्पल्स, केस स्टडी, डाटा भी आपके पास इकट्ठा हो जाए, जिसको आप अपनी मेंस आंसर राइटिंग में और एस्से में यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपका इस सेगमेंट से आएगा। राइट है, तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं आज का प्रोग्राम। सबसे पहले देखते हैं कि आज के वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि नंबर ऑफ टॉपिक्स हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हैं, और इसमें वो टॉपिक्स भी हैं जो आपको आपकी मंथली करंट अफेयर मैगजीन में मिल जाएंगे, और कुछ टॉपिक्स वो भी हैं जो जनरली आपको अपने करंट अफेयर के मटेरियल में नहीं मिलते हैं। राइट है, तो पहला टॉपिक लाइट पॉल्यूशन, हम देखेंगे कि व्हाट इज द लाइट पॉल्यूशन एंड व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ द लाइट पॉल्यूशन। दूसरा टॉपिक है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। थर्ड टॉपिक होगा मियावाकी मेथड। प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में मन की बात में इस मेथड के बारे में बात की थी, तो इस मेथड के बारे में समझेंगे, साथ में इसके बेनिफिट्स क्या है उसको भी देखेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हीट वेव। शायद ही कोई ऐसा दिन जाता हो जब न्यूज़पेपर में हीट वेव की हेडलाइंस ना दिखाई देती हो, चाहे वो नेशनल न्यूज़ हो या फिर इंटरनेशनल न्यूज़। तो हीट वेव वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, चाहे आप ज्योग्राफी में इसको बेसिकली कवर कर लीजिए, डिजास्टर मैनेजमेंट में कवर कर लीजिए, एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर लीजिए, या फिर सोसाइटी में जो आपके वल्नरेबल सेक्शंस हैं उन पे इन हीट वेव्स का ज़्यादा असर देखने को मिलता है, आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर लीजिए। मेरे द्वारा ऑलरेडी हीट वेव पर कुछ वीडियोस जो है एनवायरनमेंट करंट अफेयर सेगमेंट में कवर करा दिए गए हैं, प्लीज उनको देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक कार्बन ऑफसेटिंग, ये टर्मिनोलॉजी है, राइट है, तो ये एक कॉन्सेप्ट भी है, तो इसको थोड़ा सा समझेंगे और इसी से लिंक करते हुए अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाएंगे, कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, CCUS। राइट है, तो ये होता क्या है एंड किस तरीके से आप जब कार्बन को कैप्चर करते हैं तो यूटिलाइज भी कर सकते हैं, वो कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जिनको आप अपनी मेंस आंसर राइटिंग में भी कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ICI MOD की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि जो बेसिकली ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, वहाँ के जो रिवर्स हैं उनके अंदर जो वाटर फ्लो है वो कम होता जा रहा है, और ये डायरेक्टली लिंक है जो आपके ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मेरे वन ऑफ द फेवरेट फ्लावर्स पे है, तो वाइल्ड ऑर्किड्स जो कि नॉर्थ बंगाल के हैं वो डिसअपियर होते जा रहे हैं, तो इसको हम देखेंगे। राइट है, एंड देन जो हमारा 9th टॉपिक है इसको एज अ केस स्टडी आप मानकर चलिएगा, क्योंकि एक फर्दर मटेरियल की तरह आप अपनी मीन्स आंसर राइटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं कि किस तरीके से जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं वो दुनिया के अंदर माइग्रेशन और यू कैन से डिस्प्लेसमेंट का रीज़न बन रहे हैं। राइट है, तो चलिए एक क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन का आंसर जैसे ही आप सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, स्टिल मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर उसका आंसर भी शेयर कर दूंगी। तो जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज के ऊपर। 3 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। पहला कह रहा है कि जो CCUS टेक्नोलॉजीज होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को फ्लू गैस से रिमूव करने में मदद करती है, तो यहाँ पे एक तो आपको फ्लू गैस का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। राइट है, दूसरा पूछ रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैप्चर करते हैं CCUS का यूज़ करते हुए, उसको जो आपके बेसिकली सलीन एक्वाफायर्स होते हैं वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा ये कह रहा है स्टेटमेंट जो आपके रेफ्रिजरेंट्स होते हैं, राइट है, तो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, उनको कार्बन डाइऑक्साइड से बना सकते हैं।
तो अगर आपको ये तीनों स्टेटमेंट सॉल्व करने हैं तो आपको सी से यूएस के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिसको हम अपनी इस वीडियो में कवर कर लेंगे एंड देन जो है इसका आंसर आप बहुत आसानी से दे पाएंगे। चलिए अब जो है थोड़ा धैर्य के साथ आराम आराम से एक एक टॉपिक को कवर करते हैं वन बाय वन। पहला टॉपिक, लाइट पॉल्यूशन। तो रात को शायद आपने ये चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा कि कभी बचपन में जब आप छत पर जाते थे, आसमान देखते थे, तो जो बेसिकली स्टार्स थे राइट है वो आपको बहुत क्लियरली दिखाई देते थे। और मुझे तो याद है कि मैं सप्तऋषि तारामंडल के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन जो है अपनी मम्मा से पूछती थी। लेकिन अब आप देखोगे फर्स्ट ऑफ ऑल तो शायद हमने बेसिकली खुले आसमान को निहारना बंद ही कर दिया है, राइट है। दूसरा बेसिकली आपने ये भी देखा होगा, अगर आपने कभी देखा भी है, खासकर मैं अर्बन एरियाज की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे ना वो जो बेसिकली आपके स्टार्स हैं वो इतने क्लियर नहीं दिखाई देते। खासकर जो आपकी बिग सिटीज़ हैं वहाँ पर इतनी ज़्यादा लाइट रात के टाइम पर आर्टिफिशली रहती है कि जो नेचुरल लाइट है आपके स्टार एंड मून्स की वो बेसिकली आप तक बेसिकली पहुँच नहीं पाती। और द मोर एक्यूरेट वे इज़ कि आप उसको बेसिकली उतने बेहतर तरीके से देख नहीं पाते हैं। एंड ये हो रहा है बेसिकली नाइट पॉल्यूशन की वजह से। देखिए प्रकृति ने दिन के समय रोशनी और रात के समय अंधेरा, ये जो एक सिस्टम बनाया है इसके पीछे बहुत सारे कारण थे, राइट है। रात को जब हम लोग सोते हैं तो अंधेरे में बेसिकली एक पीसफुल नींद आती है और मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन होता है वो हमारी बॉडी में वर्क करता है और हमारी बॉडी के अंदर जो भी टूट फूट हुई होती है उसको ठीक करता है। तो जो लोग बेसिकली रोशनी में सोते हैं, स्टडीज़ में ये रिवील किया गया है कि मेलाटोनिन हार्मोन जो है उनके अंदर कम तरीके से जो है काम करता है एंड जिसके उनके बॉडी पे जो है साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। वन ऑफ द रीज़न। दूसरा आपको पता होगा कि बहुत सारे जो नॉक्टर्नल एनिमल्स या फिर बेसिकली जो आपके बहुत सारा जो फ्लोरा फ्योना होता है नॉक्टर्नल, वो रात के समय एक्टिव रहता है। उनको अंधेरे के ही प्रति जो है प्रकृति ने अडेप्टेबल बनाया हुआ है। तो यदि आर्टिफिशियली लाइट रहेगी तो ये उन पर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। परफेक्ट है। दूसरी बात आती है पौधों की। पौधे दिन में रोशनी में क्या है, फोटोसिंथेसिस करते हैं। परफेक्ट है। लेकिन यदि रात को भी आर्टिफिशियली इल्यूमिनेशन वहाँ पर रहेगा तो शायद पौधों का भी वो जो साइकिल है उस पर भी जो है बेसिकली आपको रिपरकशंस देखने को मिलेंगे। तो हमने दो बातें समझी। पहला, जो आर्टिफिशियली लाइट्स आपको रात के समय दिखाई देती हैं, जो नेचुरल लाइट के साथ कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस करती है, उसको लाइट पॉल्यूशन कहते हैं। दूसरा हमने ये समझा कि ये नाइट पॉल्यूशन किस तरीके से ह्यूमंस पे, आपके फ्लोरा फ्योना पे और यू कैन से आपकी बायोडाइवर्सिटी पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, राइट है। तो देखिए यहाँ पे रिसर्चर्स ने यही बताया है कि जो आपका लाइट पॉल्यूशन है ना वो आपके इकोसिस्टम पर, ह्यूमन हेल्थ पर, यहाँ तक कि कल्चर पे क्या है एक तरीके से असर डाल रहा है और इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। ठीक है। तो एक टेक्निकल डेफिनेशन की बात करते हैं। जब बेसिकली आपका जो नाइट का नेचुरल लाइटिंग लेवल है, राइट है, उसमें ऑल्ट्रेशन होना शुरू हो जाए, है ना, किस वजह से, जो बेसिकली एक आर्टिफिशियल लाइट है, तो उसको बोलते हैं कि लाइट पॉल्यूशन हो गया है। किस वजह से ज़्यादा हो रहा है, आपको पता है कि जितना ज़्यादा अर्बनाइजेशन होता जा रहा है तो ये देखने को मिलता है, राइट है। बिल्डिंग्स के लाइट ऑन रहते हैं, पार्किंग के लाइट्स ऑन रहते हैं, बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट लगे रहते हैं, राइट है, स्ट्रीट लाइट्स ऑन रहते हैं, जिसकी वजह से आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा इल्यूमिनेटिंग टाइप का जो है पूरा का पूरा आपका जो वो परिसर होता है वो रहता है, राइट है। तो इसकी वजह से, ठीक है, इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है आप कह सकते हैं उनके एक नॉर्मल साइकिल में आपको असर देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ नॉर्मल पिक्चर एक्चुअली, ठीक है, और दिस इज एक्चुअली आफ्टर पिक्चर। देखो यहाँ पे आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग ऑलरेडी हो रखी है, तो दिस इज़ नॉर्मल पिक्चर आज के टाइम पे। लेकिन ये अब एक रेयर पिक्चर हो चुका है, जबकि होना ये चाहिए था कि ये नॉर्मल होना चाहिए था। आपको आपके जो स्काई हैं वो ऐसे दिखने चाहिए थे, ठीक है, लेकिन कैसे हो गए हैं, ऐसे हो गए। तो कोशिश की जा रही है कि लोगों को अवेयर किया जा सके, जो अननेसेसरी लाइट्स हैं उनको जो है बंद कराने के लिए, एंड कुछ इस तरीके से जो है हमें वापस आना है। परफेक्ट है। यहाँ पे देखिए वर्ल्ड एटलस और नाइट स्काई ब्राइटनेस, उन्होंने एक डाटा दिया है कि 83% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो नाइट पॉल्यूटेड जो स्कीज है उसके अंदर रहती है।
इसके अलावा एक स्टडी आई थी आर्टिफिशियल नाइट स्काई है ना, ब्राइटनेस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट इन इंडिया, जो कि 2019 में पब्लिश हुई थी। उसमें ये बताया गया था कि दरअसल अगर भारत की बात करें तो पिछले एक दशक में, राइट है, पिछले एक डिकेड में जो बेसिकली इंडिया के नाइट स्कीज है उसके अंदर ये जो ब्राइटनेस है वो 20% इंक्रीज हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि भारत भी क्या है, एक अर्बनाइजेशन की तरफ क्या है, ट्रांजिशन कर रहा है। परफेक्ट है। इसके इम्पैक्ट्स देख लेते हैं। पहले तो मैंने बताया ह्यूमन की हेल्थ पे असर देखने को मिलता है, मेलाटोनिन हार्मोन से आप उसको रिलेट कर सकते हैं। नॉक्टर्नल वाइल्ड लाइफ पे इसका असर देखने को मिलता है। इकोसिस्टमिक डिस्रप्शन देखने को मिलता है। माइग्रेटरी पैटर्न्स इसकी वजह से डिस्टर्ब होते हैं। देखिए जो आपके पक्षी हैं वो जो स्टार्स हैं, राइट है, उनके अकॉर्डिंगली अपने डायरेक्शंस का एक जो है सेंस करते हैं, लेकिन इस तरह की लाइटिंग जो है उनको भी परेशान करती है। कार्बन फुटप्रिंट इससे ज़्यादा होता है। इतनी लाइट के लिए आपको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, उस एनर्जी की वजह से कार्बन एमिशन होगा, जिसकी वजह से कार्बन फुटप्रिंट बढ़ेगा। एंड साथ में जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस होती हैं उन पर भी इसका असर देखने को मिलता है, क्योंकि इतनी लाइट है कि जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन करने के लिए एक नेचुरल सा बेसिकली आपको चाहिए था वो नहीं मिल पाता है यहाँ पे, राइट है। तो अगर आप इनको पॉइंट वाइज पे याद रख लेंगे तो दैट विल बी सफिशिएंट। परफेक्ट। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में भी देख लेते हैं, नाइट पॉल्यूशन को जो बेसिकली कम करने के लिए काम कर रहे हैं। एक इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये दरअसल लोगों को एक तरीके से अवेयर करने के लिए काम कर रहे हैं, और जो बेसिकली आप कह सकते हैं एक रिस्पॉन्सिबल आउटडोर लाइटिंग है ना, और साथ में एक डार्क स्काई प्लेसेस को प्रमोट करने के लिए ये काम कर रहे हैं। दूसरा है द ग्लोब एट नाइट प्रोग्राम है ना, ये एक बेसिकली इंटरनेशनल सिटीजन साइंस कैंपेन है, और ये भी पब्लिक अवेयरनेस के लिए काम कर रहा है। जब बात अवेयरनेस की हो रही हो तो मैं भी आपको अवेयर कर देती हूँ। स्टडी आई के लेकर आया एक बहुत ज़बरदस्त P2I बैच, यानी कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू। आपने प्रीलिम्स के फाउंडेशन अलग देखे होंगे, मेंस के फाउंडेशन अलग देखे होंगे। स्टडी आई क्यों जानता है कि यूपीएससी की तैयारी एक इंटीग्रेटेड मैनर में होती है, तो P2I बैच पहले ही दिन से आपको एग्जाम की तीनों स्टेजेस के लिए यहाँ पे जो है प्रिपरेशन कराई जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि भारत का जो बेसिकली अलग प्रकार का एक डेमोग्राफी है, भाषा को लेके जो विविधता है, हमने उसको ध्यान में रखा है, और तीनों भाषाओं में जो है इस बैच को यहाँ पे लॉन्च किया है। तीनों में से जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं ज्वाइन कर सकते हैं। जो लास्ट डेट है बैच की वो बेसिकली 30 बेसिकली जून है। 19 जून से जो है बैच स्टार्ट हो गया था, ठीक है, और जो भी क्लासेस हुई हैं वो आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगी, ठीक है, उसके बारे में निश्चिंत रहिएगा। इवनिंग बैच है शाम के 6 बजे, तो इसको जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं आपका फैकल्टी कोड, दैट इज प्राची लाइव। इस बैच के बारे में डिटेल से जानेंगे अपने वीडियो के एंड में। अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, ये एक अनफॉर्चुनेट न्यूज़ की वजह से जो है बेसिकली यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। दरअसल एक आप कह सकते हैं ऑफिसर थे यहाँ पे, और उनको बेसिकली जो है आप कह सकते हैं कि एक तरीके से गोली लग गई थी, ठीक है। तो पोचर्स की तरफ से हुआ था। दैट इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट न्यूज़। हम इस टाइगर रिजर्व के बारे में बेसिक पढ़ते हैं, राइट है, क्योंकि एनवायरनमेंट वीकली करंट अफेयर में हमें इस पे फोकस करना होगा। लोकेशन की बात करें तो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट जो कि उड़ीसा की है वहाँ पे है। और अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन की हम बात करें, राइट है, तो जो आपका ईस्टर्न घाट है उसका ईस्टर्न एंड पे ये जो है आता है, ठीक है। और ये दरअसल मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व का एक पार्ट बनता है, और इसके अंदर 3 प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, ठीक है। जैसे आप देखोगे सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, हथगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड इसके अलावा कुलडीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। ये जो इसका नाम मिला है सिमली, ठीक है, ये यहाँ पे रेड सिल्क कॉटन के ट्री मिलते हैं, ठीक है, उससे बेसिकली जो है मिला है। और ये जो आप कह सकते हैं सिल्क कॉटन है काफ़ी फेमस भी है, ठीक है। तो ये जो रेड सिल्क कॉटन के ट्री हैं इनको बेसिकली मालाबार सिल्क कॉटन ट्री भी कहते हैं, और ये डेसिडियस ट्री है आपके, ठीक है। और अगर बात करें तो ये नेटिव है एशिया के अंदर इंडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड एंड कंबोडिया,
ठीक है। यहाँ से ना लगभग 12 ऐसी नदियां हैं जो बेसिकली गुजरती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट के नाम आपको पता होने चाहिए, पालपला बंधन, ठीक है, सालंदी एंड बेसिकली कायरी एंड दियो, राइट है, प्लीज इसको याद रखिएगा। अगर वेजिटेशन की बात करें तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट भी यहाँ पे है, साथ में ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट भी है एंड ग्रासलैंड्स भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे जो डोमिनेंट ट्री आपको देखने को मिलेगा वो है साल, राइट है। इंपॉर्टेंट फ्यूना की बात करें तो टाइगर है, एलिफेंट है, हिलमाइना है, और उड़ीसा के अंदर सबसे ज्यादा टाइगर की पॉपुलेशन यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगी। परफेक्ट है। अब प्रोटेक्शन स्टेटस की बात कर लेते हैं। देखिए 1956 में इसको बेसिकली क्या है आप कह सकते हैं फॉर्मली डेजिग्नेट किया गया था एक टाइगर रिजर्व के रूप में, एंड 1973 में ये प्रोजेक्ट टाइगर का पार्ट बन गया था, ठीक है। ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 1994 में डिक्लेयर किया गया था। यूनेस्को का जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स होता है उसका भी ये पार्ट है 2009 से, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स जो इस बेसिकली एरिया में मिलती हैं आपको पता होनी चाहिए, कोहला, संथाला है ना, भूमजा, भातुदी, गोंडास है ना, कादिया, मनकादिया एंड सहारा। प्लीज इनको थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिएगा। नेशनल पार्क, उनकी लोकेशन, उनका स्टेटस, कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरिया के वो आसपास हैं, कोई इंपॉर्टेंट रिवर, वहाँ के ट्राइब्स, ये कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, एंड साथ में वेजिटेशन। परफेक्ट है। ओके, थर्ड टॉपिक मियावाकी मेथड। काफी न्यूज में है भाई, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया है कि भाई क्लाइमेट चेंज से बचने का एक सॉल्यूशन ये भी हो सकता है। मियावाकी मेथड है क्या? देखो सीधी सी बात है, एक तरीके से ये जो मेथड है ये फॉरेस्ट को बनाना है, फॉरेस्ट यानी कि जंगल बनाने हैं। अब देखो जंगल इतनी आसानी से तो नहीं बनते, काफ़ी ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो मियावाकी मेथड कुछ उन टेक्निक्स का यूज़ करता है कि किसी एक एरिया में जब आप बेसिकली फॉरेस्टेशन करें तो थोड़ा स्पीडी मैनर में हो जाए। दो चीज़ें यहाँ पे होती है, एक आपका रिफॉरेस्टेशन होता है, एक आपका अफॉरेस्टेशन होता है। रिफॉरेस्टेशन मतलब जहाँ पे ना पहले फॉरेस्ट होगा, किसी वजह से अब शायद नहीं है, तो वहाँ पे रिफॉरेस्टेशन करना है, पुनर्वनीकरण करना है, ठीक है। अफॉरेस्टेशन बेसिकली वहाँ पे करना है जहाँ पे शायद जंगल नहीं थे या बहुत लंबे समय पहले कभी रहे हो तो अलग बात है, मतलब वो ज़मीन जो है बेसिकली खाली थी, तो वहाँ पे क्या है आपको जंगलों को बनाना है। ये जो टेक्निक है ये बेसिकली एक जापानीज जो है बोटानिस्ट थे डॉक्टर अकीरा मियावाकी, उन्होंने 1970 के दशक में डेवलप की थी, एंड इनके नाम पे इनका नाम रखा गया है, ठीक है भाई, उनके नाम को जो है क्रेडिट दिया गया है। अब देखो एम क्या है, एम है काफ़ी डेंस और डाइवर्स टाइप के फॉरेस्ट को डेवलप करना है। परफेक्ट है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, सबसे पहली बात तो जो फॉरेस्ट है उसको बहुत सारी टेक्निक्स का यूज़ करते हुए बनाते हैं। पहली चीज़ ध्यान रखी जाती है कि जिस एरिया में आप फॉरेस्टिफिकेशन कर रहे हैं वहाँ की नेटिव स्पीसीज जो है ट्री की उनको यूज़ करेंगे, क्योंकि देखो वहाँ की जो नेटिव स्पीसीज है ट्रीज़ की वो वहाँ की क्लाइमेट के साथ जो है वेल अडेप्टेबल होती है, तो उनके सर्वाइवल के चांस ज़्यादा होते हैं। दूसरा, इनको क्या है बेसिकली एक तरीके से प्रॉपर सीक्वेंस में है ना, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस में जो है एक जाल बनाकर जो है लगाया जाता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा डेंस तरीके से जो है इनको आप कह सकते हैं प्लांटेशन किया जाता है, ताकि जो सूरज की रोशनी है वो एकदम नीचे तक वैसे ना पहुंचे कि वहाँ पे जो वीड वगैरह है, खरपतवार जो होती है वो उग जाए, ठीक है। साथ में बहुत डेंस फॉरेस्टिफिकेशन किया जाता है, तो जो न्यूट्रिशन वगैरह है वहाँ के उनका वेल अब्जॉर्प्शन जो है ट्रीज के द्वारा कर लिया जाए। कोशिश की जाती है कि भाई 20 से 30 सालों में प्रॉपर फॉरेस्ट वहाँ पर डेवलप हो जाए, ठीक है। आप देखेंगे न्यूज़पेपर में भी इसको कवर किया था और इसमें बताया गया था एक स्मॉल पिट के अंदर वेरियस जो स्पीसीज है ट्री की उनको एक साथ जो है यहाँ पर प्लांट किया जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, जो प्लांट है वो एक दूसरे से भी न्यूट्रिशंस को अब्सॉर्ब करेंगे, सॉइल से भी करेंगे, तो एक हेल्दी जो है वहाँ का बेसिकली आपको आप कहेंगे कि इकोसिस्टम देखने को मिलता है। काफ़ी डेंस जो है फॉरेस्ट हम यहाँ पे बनाते हैं। ट्री यहाँ पे जो बेसिकली आप कहते हैं आप
ग्रो करते हैं, है ना, वो 10 टाइम्स फास्टर ग्रो करते हैं कंपैरेटिवली जब कोई नेचुरल तरीके से फॉरेस्ट यहाँ पे बन रहा हो। ठीक है, वडोदरा में जो है इस तरह के आप देखेंगे मियावाकी फॉरेस्ट डेवलप किए जा रहे हैं, और इसके अलावा भोज विलेज में भी जो है इसको ट्राई किया जा रहा है। कुछ इस तरीके से जो है प्लांटेशन की जाती है, एंड बहुत ही शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में आपको इस तरीके से फॉरेस्ट देखने को यहाँ पे मिलते हैं। उत्तराखंड के हिली एरियाज में भी मियावाकी मेथड से जो है फॉरेस्ट डेवलप किए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए प्रिंसिपल्स जो मैंने आपको बताए, नेटिव स्पीसीज को प्लांट करते हैं, डेंस प्लांटिंग करते हैं, मल्टीपल लेयर्स हम यहाँ पे जो है बनाते हैं। ठीक है, तो जो कैनोपी भी आपको देखने को मिलेगी ना, वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। वो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे एक लेयरिंग ऑफ द ट्रीज देखने को मिल जाएगा। परफेक्ट है। सिग्निफिकेंस क्या है भाई, रैपिड फॉरेस्टेशन अगर हो रहा है तो इससे अच्छा क्या है, स्मार्टफोन के ज़माने में सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए, वीडियो भी 1 घंटे का नहीं पढ़ना है, 1 मिनट के कोई रील में ही पढ़ा दे, तो अगर रैपिड फॉरेस्टिफिकेशन हो रहा है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन हो पाएगा, राइट है। आप क्लाइमेट चेंज के मिटिगेशन को लेके काम कर पाएंगे, जितने नंबर ऑफ ज़्यादा ट्री हैं उतना वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब करेंगे, आपका जो बेसिकली एयर है वो प्यूरिफाई होगा। परफेक्ट है। आसपास का जो एक हीट आइलैंड इफेक्ट हो जाता है वो कम होगा, अर्बन ग्रीनिंग होगी। शहरों के लिए खासकर इस टेक्निक को बेहतर माना गया है। ठीक है, लो मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। इनिशियली आपको जो थोड़ा सा जो है इनपुट यहाँ पे ज़्यादा करना पड़ता है, इनिशियली इसका इनपुट कॉस्ट भी ज़्यादा हो सकता है, बट बाद में जाके इतने ज़्यादा डेंस ये फॉरेस्ट होते हैं कि सेल्फ सस्टेनेबल मैनर में जो है काम बन जाता है। ठीक है, और जो कहते हैं लोकल फॉर वोकल, नॉट वेरी मच रिलेवेंट, बट यस भाई, अब मतलब लोग अवाकाडो खाते हैं, राइट है, पपीता नहीं खाते, तो यहाँ पे नेटिव स्पीसीज को जो है लगाया जा रहा है शौक सपाट। ओके, तो मतलब एक तरीके से जो आपकी स्वदेशी प्रजातियां हैं उनको भी यहाँ पे क्या है एक तरीके से प्रमोट किया जाता है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द थिंग। अच्छा, इसके कुछ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। पहला तो साइंटिस्ट का कहना ये है कि बेसिकली ये जो फॉरेस्ट हम ऐसे लगाते हैं, शायद इनकी ना उतनी कैपेबिलिटी नहीं होती रेन को जो है बेसिकली इंड्यूस करने में। दूसरा, कुछ लोगों का कहना है कि वो उतना कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, एंड तीसरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं नेचुरल जो चीज़ें होती हैं हम उनके जो बेसिकली ऑल्टरनेट्स निकाल रहे हैं, तो आने वाले टाइम में शायद चीज़ें ठीक नहीं रहे। तो कुछ 2-4 पॉइंट आपको इस तरीके से भी पता होने चाहिए। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हीट वेव। ठीक है, इसको थोड़ा जल्दी कवर करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो हुआ क्या है, यूपी और बिहार इन दो राज्यों में ऑलमोस्ट 96 लोगों की डेथ हो गई है हीट वेव की वजह से, राइट है। और ये एक ऑफिशियल डाटा जो है आया है, मतलब ये कुछ मीडिया रिपोर्ट्स नहीं है, ऑफिशियल एक डाटा आया। हीट वेव्स क्या है, किसी पर्टिकुलर रीजन में जब टेम्परेचर आप नॉर्मली हाई हो और वो परसिस्ट कर जाए कुछ दिनों के लिए, तो माना जाता है कि वहाँ पे हीट वेव का जो है कंडीशन आ गया है। भारत की बात करें तो जनरली मार्च और जून के बीच में जो है हीट वेव्स हम यहाँ पे सफ़र करते हैं, कई बार ये जुलाई तक भी एक्सटेंड हो जाते हैं, राइट है। चलिए, अगर हम बात करें जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है आईएमडी, उन्होंने कुछ क्राइटेरिया जो है हीट वेव के लिए दिया हुआ है। अगर एक जनरल डेफिनेशन देखें तो उन्होंने ये कहा है कि भाई अगर आप देखो मैक्सिमम टेम्परेचर किस स्टेशन का 40 डिग्री सेल्सियस या ज़्यादा हो जाए, कहाँ के लिए, प्लेन्स के लिए, मैदानों के लिए, और 30 डिग्री सेल्सियस या ज़्यादा हो जाए हिली रीजन्स के लिए, और ये जो सिचुएशन है 2 दिन तक जो है सस्टेन कर जाए, तो हीट वेव को डिक्लेयर कर दिया जाता है। देन कुछ और जो है बेसिकली उन्होंने क्या है यहाँ पे कंडीशंस बताई हुई हैं कि भाई जितना भी टेम्परेचर कहीं पे नॉर्मली होता है, वहाँ से अगर 4.5 से 6.4 डिग्री सेल्सियस डिपार्चर हो जाए टेम्परेचर में, तो हीट वेव डिक्लेयर हो जाता है। सीवियर हीट वेव हो जाता है यदि टेम्परेचर 6.4 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, देखिए अगर 2 स्टेशन में इस तरह से आपने टेम्परेचर जो है नोट किया है और ये स्थिति लगातार 2 दिन तक बनी रहती है, तो दूसरे दिन जो है बेसिकली वहाँ पे हीट वेव को डिक्लेयर कर दिया जाता है। आई शेयर द पीडीएफ, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए याद कर लीजिएगा। ओके, हम यहाँ पे फोकस करेंगे हीट वेव का कोर्स क्या है। ठीक है, पहला है हाई प्रेशर सिस्टम।
देखो, अगर किसी एरिया पे एक हाई प्रेशर सिस्टम बन जाता है, ठीक है, तो आपको पता है कि जो हवा है ना, अगर बेसिकली वो क्या है, हाई टू लो प्रेशर चलती है। अगर कहीं पे एक हाई प्रेशर ऊपर हो गया है, तो अब हवा क्या है, आपकी नीचे की तरफ वो सिंक करता है, पुश करता है। देखो, हवा जब ऊपर जाती है तो ठंडी होती है, ठीक है, ठंडी होने के बाद बेसिकली क्या है, बारिश वगैरह की स्थिति भी बनती है। बट हवा यहाँ पे असेंड नहीं कर रही है, डिसेंड कर रही है, नीचे की तरफ आ रही है, सिंक हो रही है। तो हवा जब नीचे की तरफ बेसिकली सिंक होती है तो और ज़्यादा गर्म हो जाती है। ये जो सिंकिंग एयर है, ये क्लाउड फॉर्मेशन को बेसिकली यहाँ पे क्या है, रोकती है, ठीक है। एंड साथ में कन्वेक्शन की वजह से जो हीट रिलीज होता है वो यहाँ पे नहीं हो पाता। और क्योंकि देखो, ये जो बेसिकली आपका रीजन है, यहाँ पे एक हाई प्रेशर का पैकेट बन गया है, तो ये क्या करता है, इस तरीके से ना कवर कर लेता है इस एरिया को, और वो जो गर्म हवा का पैकेट है वो यहाँ पे टिक जाता है, क्योंकि एयर का जो मूवमेंट है ना, वो ऊपर की तरफ हो ही नहीं पा रहा कि एयर फैल जाए, ठीक है, बल्कि एयर क्या है, सिंक हो रही है नीचे। तो इस वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर वो एबनॉर्मली हाई हो जाता है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया, दिस इज द हाई प्रेशर, राइट है। आप देखोगे कि नीचे की तरफ जो है आपकी एयर को सिंक करता है, ठीक है, तो इसलिए वार्म ग्राउंड यहाँ पे हो जाता है, वार्म एयर यहाँ पे ट्रैप हो जाती है। दिस इज द फर्स्ट रीजन जो आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्या है, अगर कहीं पे सूखे की स्थिति है, बारिश कम हुई है, तो जो सॉइल है ना वो ड्राई हो जाती है। अब जितनी भी सन की हीट आपको मिल रही है वो दो काम करती है। यदि वहाँ पे पानी था तो आपका इवापोरेशन होता है, वाष्पीकरण, ठीक है। अगर वहाँ पे पानी है ही नहीं, मिट्टी ड्राई है, तो अब वो जो सन की हीट है वो क्या करेगी, वो सरफेस को गर्म करने का काम करती है। और जब आपका सरफेस गर्म होता है तो वहाँ से जो भी हवा गुजरती है वो गर्म हो जाती है, एंड दैट्स वाई फिर वहाँ पे एक हीट वेव जैसी सिचुएशन बन जाती है। फिर ग्लोबल वार्मिंग का रोल है, भाई दुनिया ही गर्म हो रही है, तो दुनिया गर्म हो रही है तो फिर हीट वेव जैसी कंडीशंस तो फेस होंगी ही, राइट है। एंड देन अर्बनाइजेशन है, जितना ज़्यादा रैपिड अर्बनाइजेशन होता जा रहा है, ठीक है, आपको पता है कि पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ रही है, उतनी ज़्यादा बिल्डिंग्स हम बना रहे हैं, गर्मी हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग है, तो बेसिकली कूलिंग की डिमांड भी बढ़ रही है। इस सब की वजह से एनर्जी की डिमांड बढ़ती है, और एनर्जी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है, और जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर अर्बन वाले एरिया में एक हीट डोम जैसी सिचुएशन बन जाती है। यानी कि मान लीजिए अगर ये एक विलेज है, राइट, और ये जो है आपका एक अर्बन एरिया है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंक्रीट वगैरह की बिल्डिंग आपको देखने को मिलती है, और यहाँ पे ट्रीज है, तो आप देखोगे यहाँ पे ना इस तरह की एक सिचुएशन डेवलप हो जाती है। इस एरिया के कंपैरिजन में ये एरिया ज्यादा गर्म होता है, इसको हीट डोम भी कह देते हैं, राइट है। तो ये सब रीजंस हैं जिसकी वजह से हीट वेव आती है। परफेक्ट है। नेक्स्ट टॉपिक, कार्बन ऑफसेटिंग। इजी है, देखिए आपको पता है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज की तरफ से कार्बन एमिशन होता है, और ऐसा तो नहीं है कि उन इंडस्ट्रीज को बंद कर देंगे। तो क्या कहा जाता है, आप जितना भी एमिशन कर रहे हो, है ना, आप क्या करो, कहीं और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करो, है ना, जो ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड हो, जो बेसिकली कार्बन कैप्चर करने से रिलेटेड हो, जो एनर्जी एफिशिएंसी से रिलेटेड हो, ताकि जितना भी एमिशन आपने यहाँ किया है उतना एमिशन वहाँ पे आपने कम कर दिया है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा था यह क्या हो गया, ऑफसेट हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि बेसिकली दो कंपनीज हैं, ठीक है, उनको एक टारगेट दिया गया कि भाई आपने क्या करना है, आपने बेसिकली अपने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की जो लिमिट है उसके अंदर ही रहकर काम करना है। परफेक्ट है। तो मान लेते हैं कि ये जो कंपनी ए है और ये जो कंपनी बेसिकली बी है, ठीक है, इन्होंने काम करना शुरू किया, इन्होंने क्या है, इन्वेस्टमेंट कर दिया, है ना, बेसिकली जो आपकी ग्रीन टेक्नोलॉजीज वगैरह होती हैं, इन दोनों को कहा गया था कि आप बेसिकली क्या है, 5 टन कार्बन डाइऑक्साइड को ही बेसिकली क्या है अमिट कर सकते हो। इन्होंने क्या किया, बेसिकली सिर्फ 3 टन जो है, राइट है, इन्होंने क्या किया, सिर्फ 3 टन कार्बन डाइऑक्साइड को ही अमिट किया। तो 2 इनके पास क्या है, बच गया। 5 तक कर सकते थे, 2 बच गया। तो गवर्नमेंट कहेगी यू आर डूइंग वेरी गुड वर्क, और आप तो भाई काफी अच्छा काम कर रहे हो, हम आपको क्या करते हैं, 2 कार्बन क्रेडिट दे देते हैं। इट्स लाइक अ सर्टिफिकेट
कि भाई आपने 2 कार्बन जो है डाइऑक्साइड के 2 टन जो है बचाए हैं, तो यू हैव नाउ 2 कार्बन क्रेडिट। 1 कार्बन क्रेडिट 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के इक्विवेलेंट होता है। अब देखो ये इस कार्बन क्रेडिट का क्या करेंगे, ये इसका फायदा उठा सकते हैं। कैसे? ये जो कंपनी बी है, मान लेते हैं ये इसने क्या कर दिया, इसने बेसिकली जो एमिशन किया वो 7 टन कार्बन डाइऑक्साइड का किया, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या कहा, 5 तक तो आपको अलाउ किया गया था, आपने 2 एक्स्ट्रा कर दिया है। नाउ या तो आप पे फाइन लगेगा, कोई एक्शन हम आपके ऊपर लेंगे, या फिर आप क्या करो, इसको ऑफसेट करो। ये क्या कहेंगे जी, आप हमें ना अपने कार्बन क्रेडिट्स दे दो, ठीक है, हम बदले में आपको पेमेंट कर देते हैं, हम आपको बदले में पेमेंट कर देते हैं, जिससे हमारे ऊपर जो गवर्नमेंट की एक तलवार लटक रखी है उससे हम बच जाएंगे। इन्होंने कहा ठीक है आप ले लीजिए, इन्होंने परचेज कर लिया, इनको जो पैसा मिला इन्होंने अगेन इन्वेस्ट कर दिया जो आपकी क्लीन टेक्नोलॉजीज होती हैं। तो इससे क्या हुआ, बेसिकली जो अच्छा काम कर रहा है उसको अवार्ड मिला, जो ठीक काम नहीं कर रहा है उसको पे करना पड़ा। या तो भाई आप क्लीन टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्टमेंट करो, या फिर यू शुड पे फॉर द कार्बन क्रेडिट, ठीक है। तो ये तरीका जो है, ये जो आपका एक तरीका है, इस मैकेनिज्म को जो है प्रमोट किया जा रहा है एनवायरनमेंट में, बेसिकली थोड़ा सा क्या है, चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। अब एक और तरीका हो सकता है, उस तरीके को भी समझ लेते हैं। ओके ठीक है जी। दूसरा तरीका ये हो सकता है, मान लीजिए एक कंपनी है, कहाँ पर है, अमेरिका में है, यूएस में, राइट। यूएस के अंदर ये कंपनी है, और मान लेते हैं कि स्टील को लेकर जो है ये कंपनी काम करती है। स्टील एक ऐसी इंडस्ट्री जो काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन जो है आपका देती है। अब इन्होंने क्या किया है, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन किया है, परफेक्ट है। अब इनको क्या है, ये ऑफसेट करना है। तो ये क्या करेंगे, अफ्रीका के अंदर हो सकता है एक बेसिकली आपके जो विंड फार्म्स होते हैं, ठीक है, जहां से आप विंड एनर्जी उसको बनाने में क्या है, इन्वेस्टमेंट कर देंगे। परफेक्ट है, इन्होंने कुछ पैसा दिया और अफ्रीका के अंदर कुछ ऐसा जो इन्वेस्टमेंट कर दिया जो बेसिकली क्लीन टेक्नोलॉजी, क्लीन पावर या ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड था। तो ये क्या करेंगे, इन्होंने जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर एमिशन किया था उसको कैलकुलेट करेंगे, देन उसके लगभग, ठीक है, यहाँ पे वो कुछ क्या है, बेसिकली ऐसा काम करेंगे कि उससे उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम हुआ हो। तो ये क्या कर दिया उन्होंने, यहाँ की चीज को यहाँ पे जाके ऑफसेट कर दिया। परफेक्ट है। तो ये कुछ तरीके जो है निकाले गए हैं। परफेक्ट है। तो चलिए, तो नाउ व्हाट इज द टेक्निकल डेफिनेशन, ये एक प्रैक्टिस है जो कंपनीज क्या है यूज करती हैं अपने कार्बन एमिशन को ऑफसेट करने के लिए। वो फंड करती है उन प्रोजेक्ट्स को जो एटमॉस्फेयर में उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड को, इक्विवेलेंट कार्बन डाइऑक्साइड को या तो रिड्यूस करता है या तो रिमूव करता है। आई होप दिस इज क्लियर। अगर ये क्लियर हुआ प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में अब भी बताइए कि मैम क्लियर हो गया है, ठीक है। चलिए, बेसिक आइडिया क्या है कि हमें क्या करना है, चीजों को बैलेंस आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, होटल में स्टे कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट है, बहुत सारी चीजें, तो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पे एमिशन हो रहा है। उतना ही आपने क्या है पेड़ को लगाकर या फिर सोलर जो आपके बेसिकली पावर होती है उसको यूज करके आपने क्या है बचा लिया। तो आपने नेट कार्बन फुटप्रिंट कर लिया, आपने 5 टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज की, लगभग इतनी ही जो है आपने यहाँ पे बचा ली। तो बेसिकली देखा जाए तो ये बैलेंस आउट हो गया, दैट मीन्स आपने इसको ऑफसेट कर दिया। परफेक्ट है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब क्या क्या चीजें की जा सकती है ऑफसेट करने के लिए, भाई रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर लो, एनर्जी एफिशिएंसी इनिशिएटिव्स जो है स्टार्ट कर दो, रिफॉरेस्टेशन अफॉरेस्टेशन बेसिकली कर सकते हैं, पेड़ों को लगाना, मीथेन को कैप्चर किया जा सकता है, एंड देन फाइनली कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज जो आपकी टेक्नोलॉजीज हैं उनको आप प्रमोट कर सकते हो। राइट, दिस इज क्लियर। मुझे कमेंट सेक्शन में अब भी बताइए, ठीक है। चलिए, अब इसी से हमारा टॉपिक आ जाता है CCUS, राइट, CCUS। तो बेसिकली अभी आप देखोगे कि
एक हंगामा मचा हुआ है। जो आपका COP28 है, राइट है, उसके जो प्रेसिडेंट हैं वो सुल्तान अल जबर को बना दिया गया है, ठीक है जी। और वो बेसिकली क्या है, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के CEO हैं, ठीक है। साथ में UAE के जो इंडस्ट्रियल एडवांस टेक्नोलॉजीज के मिनिस्टर भी हैं। अब बहुत सारे रीजन से ना आलोचना हो रही है। जैसे एक तो उन्होंने कहा कि CCUS टेक्नोलॉजी को जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। तो साइंटिस्ट का कहना, भाई इन टेक्नोलॉजी के लॉन्ग टर्म क्या इम्पैक्ट होंगे, और ट्रांसपेरेंसी कितनी है कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड आप यहाँ पे अमिट कर रहे थे, कितना आप दूसरी जगह पे एक्चुअली में बचा रहे हो, कैसे पता चलेगा ये सब। तो इस वजह से इनका थोड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है। वी विल नॉट गो इनटू इट, राइट। हमारा काम क्या है, CCUS को थोड़ा सा जो है समझना। तो जी ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि ये टेक्नोलॉजी क्या करती है, कार्बन को हम क्या कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कुछ भी ऐसा जो है काम है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। नाउ यू हैव अ टेक्नोलॉजी इन प्लेस जिससे आप उस कार्बन डाइऑक्साइड को पहले तो कैप्चर कर लेते हैं। देन सेकेंड थिंग इज, या तो आप उस कार्बन डाइऑक्साइड को अंडरग्राउंड क्या है, स्टोर कर देते हैं, परफेक्ट है, तो आपके एटमॉस्फेयर में जब जाएगी नहीं तो उसकी वजह से वार्मिंग भी नहीं होगी। दूसरा, आप उस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर सकते हैं कुछ और चीज बनाने में, ठीक है। आई विल गिव यू सर्टेन एग्जांपल्स जो आप कोट कर सकते हो। चल ठीक है जी। अब देखिए, यहाँ पे ये बोला गया है हार्ड टू अबीट जो सेक्टर्स होते हैं, यानी कि वो सेक्टर्स जहाँ पे मुश्किल है भाई कि एमिशन ना हो, है ना। तो वो जो हार्ड टू अबीट सेक्टर्स आपके, जैसे कि आपका स्टील है, सीमेंट है, ऑयल गैस, पेट्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, यहाँ पे ये थोड़ा सा क्या है, हेल्पफुल हो सकती है। कैसे, जैसे आप ग्रीन यूरिया बना सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली आपने CO2 को कैप्चर किया, उसको ग्रीन हाइड्रोजन के साथ आप जो है काम करके, ठीक है, बेसिकली क्या है, ग्रीन यूरिया यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं, और बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करके, ठीक है जी। दूसरा, आपका जो फूड एंड बेवरेज एप्लीकेशंस हैं, तो आपके जो ड्रिंक्स हैं, ड्राई आइस बन सकता है कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ कर सकते हो। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में यूज़ हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। देन बिल्डिंग मटेरियल्स, आपको पता है बहुत सारे ऐसे तरीके निकाले हैं साइंटिस्ट ने कि जो कार्बन हमने कैप्चर की है उससे हम कंक्रीट बना रहे हैं, ब्रिक्स जो है बेसिकली बनाई जा रही है, ठीक है। इसके अलावा पॉलीमर्स, तो अलग अलग प्रकार के पॉलीमर्स जो है कार्बन से बन सकते हैं। बायोप्लास्टिक इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, ठीक है। और इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, वो एमिशन जो इंसान के लिए सरदर्द बना हुआ है उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो, ठीक है। तो जस्ट ट्राई टू रिमेंबर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ताकि ये आप जो है फिर यूज भी कर सको। परफेक्ट है। चलिए, अब हमारे जो टॉपिक्स हैं बहुत ही छोटे वाले, जल्दी कवर करेंगे। तो हाल ही में देखिए, इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, इनकी एक रिपोर्ट आई है जून 20 2023 को, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न नदियां हैं हमारी, पहले तो इनमें ग्लेशियर्स मेल्ट होने की वजह से ज़्यादा पानी आ रहा है। देखो, अचानक से ग्लेशियर्स मेल्ट होने शुरू हो जाए नॉर्मल से ज़्यादा रेट से, तो नदियों में क्या है, ओवरफ्लो हो जाएगा, बाढ़ वगैरह की समस्या आ सकती है। फिर वो ग्लेशियर्स जिस पे वो मोटी आइस ओवर द टाइम इकट्ठा हुई थी वो तो ख़त्म हो गई, नई आइस उतनी स्पीड से बन नहीं पा रही है, ऑलरेडी ग्लोबल वार्मिंग है। तो वो नदियाँ जिनको उस बर्फ को धीरे धीरे मेल्ट होके वाटर मिलता था, अब वो नहीं मिलेगा। तो रिपोर्ट ने सेम बात कही है कि पहले तो ओवरफ्लो होगा एंड देन बाद में क्या है, वाटर की कमी हो जाएगी। भारत का जो बेसिकली क्या है, ये ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न हिस्सा है। रिपोर्ट का नाम था वाटर आइस सोसाइटी एंड द इकोसिस्टम, हिंदी हिंदू कुश हिमालय। इसमें पॉइंट आउट किया गया है कि दरअसल जो यहाँ पे हिंदू कुश रीजन के हमारे ग्लेशियर्स हैं, 80% जो उनका करंट वॉल्यूम है ना, वो बेसिकली क्या है, यहाँ पे लूज हो सकता है आने वाले टाइम में। और इसीलिए फिर आगे उन्होंने कहा है कि जो मेजर रिवर्स हैं, ब्रह्मपुत्रा, गंगा, तिस्ता, है ना, पहले इनमें क्या होगा, इंक्रीज होगा स्ट्रीम फ्लो एंड देन उसके बाद क्या है, वाटर की स्कैसिटी देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, क्योंकि रैपिड मेल्टिंग जो है ग्लेशियर्स का हो रहा है। जब ज़्यादा पानी होगा, फ्लड आएगी, लैंडस्लाइड्स होंगे, ठीक है। और जो यहाँ का एक फ्रेजाइल सा माउंटेन इकोसिस्टम है,
इस पर प्रॉब्लम आएगी। एंड देन उसके बाद सूखे की समस्या हो सकती है, क्योंकि ये लाइफ लाइन कही जाती है नदियाँ पूरे नॉर्थ इंडिया के लिए, ना सिर्फ नॉर्थ इंडिया, हमारा जो ईस्टर्न इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर के लिए लोग अपनी लाइवलीहुड के लिए इन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड है। तो इनमें अगर पानी की कमी हो जाएगी तो फिर वाटर को लेकर जो बेसिकली इंटर स्टेट आपको मामले देखने को मिलते हैं वो शायद ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने बताया गया है कि किस तरह ये जो हमारा हिमालयन रीजन और यहाँ की जो नदियाँ हैं, थोड़ा सा मेजर रिवर्स, उनकी जो बेसिकली ट्रिब्यूटरीज हैं उनके बारे में देख लीजिएगा, ठीक है। इन्होंने ये बताया है कि देखो ओवरऑल जो आपकी सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियां हैं, ये क्या है, बहुत ही क्रिटिकल है इंडिया के लिए। और बेसिकली ये क्या है, इनके अंदर वाटर फ्लो क्या है, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि जो ग्लेशियर्स है वो सीड कर रहे हैं। मान लीजिए ग्लेशियर पहले ऐसे हुआ करता था, अब ये मेल्ट होके ऐसे हो गया, कल को अगर ये ऐसे हो जाएगा तो इतनी आइस क्या है, लूज हो चुकी है, ठीक है जी। करीब 16 जो कंट्रीज हैं वहां से टोटल 12 रिवर जो है हिंदू कुश हिमालय रीजन से जो है बहती हैं। तो मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं इस एरिया में रहते हैं, उन पे इसका असर देखने को मिलेगा। परफेक्ट है। सेकंड लास्ट टॉपिक, तो वाइल्ड ऑर्किड्स जो है नॉर्थ बंगाल के वो डिसअपियर हो रहे हैं। अपनी ब्यूटी, फ्रेगनेंस और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए जो एपिफाइट्स से जाने जाते हैं, ठीक है। और आपको ये बेसिकली जो दोआर है और दार्जिलिंग हिल्स है वहाँ पे ये मिल जाएंगे, लेकिन डिफॉरेस्टेशन की वजह से उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो कम हो रहा है। दरअसल ये क्या है, ये एपिफाइट्स हैं। और जो एपिफाइट्स होते हैं ना वो ना फिजिकल सपोर्ट के लिए ट्रीज के ऊपर रहते हैं, उनको न्यूट्रिशन नहीं चाहिए, वो बेसिकली होस्ट के ऊपर पैरासाइट नहीं है, राइट है। वो अपनी एयर से अपना मॉइस्चर, अपनी न्यूट्रिएंट्स खुद ले लेते हैं, उनको बस एक फिजिकल सपोर्ट चाहिए, वो लता की तरह जो है लिपट जाते हैं पेड़ से। परफेक्ट है। तो दीज आर नॉट पैरासाइट्स, एक तो पहला पॉइंट। दूसरा ध्यान रखना है, ये जो ब्यूटीफुल से फ्लावर्स हैं, मतलब मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। तो अगर आप बेसिकली क्या करोगे, ट्रीज को गिराओगे, ठीक है, किसी भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए, तो जो इनके ऊपर ये एपिफाइट्स थे ये भी धीरे धीरे क्या है, खत्म हो रहे हैं, ठीक है जी। तो आपको ये एक फैक्ट और पता हो कि जो नॉर्थ बंगाल का एरिया है, दोआर से लेकर हाई हिमालयास तक करीब 300 स्पीसीज जो है ऑर्किड्स की यहाँ पे देखने को मिलती हैं। परफेक्ट है। तो ये देखिए, ये ट्री के ऊपर एक ऑर्किड यहाँ पे लगा हुआ है, और बेसिकली अब वहाँ के कुछ लोकल जो लोग हैं उनके द्वारा इनको यहाँ से रिमूव किया जाता है, देन वो ट्राई कर रहे हैं इनको कहीं और जो है प्लांट करना, ताकि इनको बचाया जा सके, ठीक है जी। इसको ध्यान रखना। चलिए, तो बेसिकली जो रोड बनाने के लिए, फार्मिंग के लिए, हाउसिंग के लिए जो आप क्लियर कर रहे हो, तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन लॉस का यहीं पे है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑर्किड्स के बारे में, ये एयर की क्वालिटी का बहुत अच्छा इंडिकेटर होते हैं। एक्चुअली पॉल्यूटेड एयर में ये सर्वाइव करते ही नहीं है। अगर कहीं पे ऑर्किड्स हैं तो मतलब वहाँ की हवा क्लीन है, और अगर वो ख़त्म हो रहे हैं मतलब वहाँ पे एयर पॉल्यूशन है। इसके अलावा पॉलिनेशन में और साथ में जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी पॉपुलेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा जो स्थानीय जनजातियाँ हैं वो इनका यूज़ बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के लिए करते हैं। स्किन डिजीज़ अगर कुछ हुई है, एलर्जी अगर कुछ हुई है, ठीक है, या फिर इसके अलावा एक वगैरह हुआ है, तो वो इसका जो है यूज़ करते हैं वेरियस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स के लिए। परफेक्ट है, दिस इज क्लियर, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अभी देखो, यूनिसेफ का कहना यह है एक्सट्रीम वेदर इवेंट की वजह से सिर्फ 2022 में 12 मिलियन चिल्ड्रंस का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये बताया गया है पूरी दुनिया ये जो बेसिकली मौसमी घटनाएं देख रही है, पाकिस्तान की बाढ़ हो या फिर हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो सूखा पड़ा था, ठीक है, यूनिसेफ की रिपोर्ट कहती है कि बच्चों पे इसका असर देखने को मिल रहा है। ओवरऑल बात करें तो करीब 43.3 मिलियन लोग जो है फोर्सेबली डिस्प्लेस हुए अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। और इसमें ये बताया गया है, ये जो डाटा आया था दरअसल यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी की तरफ से आया था। इसको एज अ केस स्टडी, एज अ जो है एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हो कि किस तरह क्लाइमेट चेंज ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल पर डिफरेंट तरीके से अपना असर डाल रहा है, ठीक है। इसमें ये भी बताया गया है कि रशिया और जो यूक्रेन का बेसिकली एक वॉर चल रहा है, तो 2 मिलियन जो यूक्रेनियन चिल्ड्रन थे वो अपनी कंट्री से गए हैं, और करीब मिलियन चिल्ड्रन जो है यूक्रेन के अंदर ही बेसिकली क्या है डिस्प्लेस हुई हैं, ठीक है। एक एस्टिमेट जो है रिपोर्ट की तरफ से लगाया गया है। तो इट्स नॉट
नॉट कि आपको इसमें से प्रीलिम्स में कोई सीधा क्वेश्चन मिल जाएगा, नो, ऐसा नहीं डाटा पूछा जाता है। हाँ, मेंस में जब आप लिख रहे हो या आप बेसिकली क्लाइमेट क्राइसिस को लेकर एस्से लिख रहे हो तो आप इस तरह के फोल्डर मटेरियल को वहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो टेक इट एज अ केस स्टडी। परफेक्ट है। चलिए इसी के साथ अगेन फिर से एक बार जो है अवेयर हो जाते हैं अपने P2I बैच के बारे में, जिसमें एक बात ध्यान रखिएगा, हमारा MRP यानी कि मींस रेसिडेंशियल प्रोग्राम, इसकी एक USP है। अगर आप हमारा जो ये फाउंडेशन बैच ज्वाइन करते हैं एंड आपका प्रीलिम्स तो क्रैक होगा ही, क्योंकि हमारे फैकल्टीज बेस्ट पढ़ाते हैं। एक बार आपने प्रीलिम्स क्रैक कर लिया तो आप जो मेंस की तैयारी करेंगे वो यहाँ आके कीजिए, और बेसिकली स्टडी IQ की तरफ से आपके रहने की, खाने की व्यवस्था की जाएगी कंप्लीटली, ठीक है। उसमें आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आप सिर्फ पढ़ाई कीजिए। बहुत ही जबरदस्त डिस्काउंट पर ये पूरा प्रीलिम्स टू फाउंडेशन जो बैच है, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू का, ये आपको मिल रहा है, ठीक है। और उस मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको यूज करना पड़ेगा फैकल्टी कोड प्राची लाइव, राइट है। एडमिशंस जो है आपके क्लोज हो जाएंगे 30 जून को, तो लिमिटेड सीट्स हैं, राइट है। इसको जो है ज्वाइन कर लीजिए। UPSC क्या सिर्फ GS करने से हो जाएगा? नो, ऑप्शनल भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। दैट्स वाई स्टडी IQ 8 मेजर ऑप्शनल जो मैक्सिमम टॉपर्स के द्वारा लिए जाते हैं अपने UPSC एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन 8 ऑप्शनल्स को हम एक बहुत ही अफोर्डेबल डिस्काउंट पर 14,000 पर जो है आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। आपको यूज करना है फैकल्टी कोड प्राची लाइव, और PSIR हो, सोशियोलॉजी, हिंदी साहित्य, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी या फिर फिलॉसफी, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ना सिर्फ आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी बल्कि टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। तो वैसे नहीं कि आप क्लासेस के लिए अलग पे कीजिए देन टेस्ट सीरीज के लिए अलग पे कीजिए, नो, हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में बिलीव करते हैं। दैट्स वाई आपको क्लासेस विद टेस्ट सीरीज जो है यहाँ पर मिल रही है। लाइव क्लासेस है, फैकल्टीज के साथ इंटरेक्ट करते हुए पढ़िए, रियल टाइम में अपने डाउट्स को सॉल्व कीजिए। एंड यस, यहाँ पर भी 25 जून तक ही ये वैलिड है, तो ऑलरेडी जो है लास्ट टाइम आ चुका है। और इसके बारे में इफ यू वांट टू आस्क एनी फर्दर क्वेश्चन, आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ नंबर भी दिए हुए हैं, वहां पे भी कॉल कर सकते हैं, राइट है। आई होप कि बड़ा स्पीडी सा ये जो है सेशन रहा होगा, आपको पसंद आया होगा। नंबर ऑफ टॉपिक्स हमने काफ़ी कवर किए हैं, एंड मैंने आपको जो क्वेश्चन स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो दिया था उसको सॉल्व कीजिएगा। मैं जो है आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगी अलॉन्ग विद द PDF, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं सो दैट यू कैन रिवाइज योर टॉपिक्स, राइट है। ओके, तो UPSC विद प्राची इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, एंड प्लीज़ इसको जो है शेयर कीजिएगा अपने बाकी फेलो एस्पिरेंट्स के साथ, बिकॉज पर्सनली मेरा मानना है शेयरिंग इज केयरिंग। यहाँ पे मैं लेती हूँ आपसे विदा, जल्द मिलूंगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वीकली करंट अफेयर के साथ, एंड तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, इट वॉज अ वेरी नाइस सेशन, एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।